नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आधुनिक भारत की श्रृंखला को आधुनिक भारत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे डलहौजी का व्यापकगत सिद्धांत। इस व्यापकगत सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? हड़प नीति के नाम से जानते हैं। और तीसरा विलय का सिद्धांत इसे कहते हैं। यानी हमें अगर क्वेश्चन में पूछा जाए आपसे कि व्यापकगत सिद्धांत किसने दिया था, हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी, विलय का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये एक ही बात है। अच्छा, अब इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इसे डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स। क्या? डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स। जब मैं क्या कहा करूं तो आप अपने मन में दोहरा लिया करो उस बात को। आप अपने मन में दोहराएंगे, यानी ये जीएस है। जीएस दोहराने का विषय है, यानी जितनी ज्यादा बात दोहराएंगे, दोहराने का मतलब है रिवीजन। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतने अच्छे कंसेप्ट आपके होते जाएंगे। ठीक है, तो ये व्यापकगत सिद्धांत, हड़प नीति और विलय का सिद्धांत है। इसके पीछे की पृष्ठभूमि आज हम समझते हैं। इसके पीछे की पृष्ठभूमि यानी कंसेप्ट समझते हैं कि इसे व्यापकगत सिद्धांत को ये डलहौजी लाया तो क्यों लाया, इसके पीछे उसका क्या दृष्टिकोण रहा होगा। इसके पीछे तो मैंने बताया था कि अंग्रेज जो भी काम करते थे किसके लिए करते थे? पैसे के लिए करते थे। जी हां, पैसे के लिए करते थे। उसमें आपसे अब क्या पृष्ठभूमि रही होगी उसकी? तो इसकी पृष्ठभूमि जो रही थी वो ये थी, इससे पहले हमने बेलीजली की सहायक संधि पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? बेलीजली की सहायक संधि। और बेलीजली की सहायक संधि यानी बंगाल तो उनके अंडर में पहले से ही था। बंगाल पर तो उनका पूर्ण अधिकार था। बंगाल के लोग डायरेक्ट टैक्स देते थे उनको। बंगाल के बाद में हैदराबाद जो था, बंगाल के बाद में हैदराबाद पर सहायक संधि लागू कर दी थी। हैदराबाद के निजामों ने सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था। ये पिछली वीडियो में मैंने बताया है। और ये क्वेश्चन आता है कि सहायक संधि सबसे पहले किस राज्य ने स्वीकार की थी? तो वो किसने की थी? हैदराबाद ने की थी। सहायक संधि इसने स्वीकार कर ली। अब देखना, ये क्या है? बंगाल, ये सहायक संधि इसने स्वीकार कर ली। ये मैसूर, यहीं पर क्या था? तंजौर, और यहां पर क्या थे? मराठे। ये पृष्ठभूमि थी। हम पिछले वीडियो में हर बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं। चूंकि अगली जो नीति है, अब देखिए ये क्या काम करेंगे, यानी इन्होंने अपने व्यापार को गति देना प्रारंभ किया। पहले इन्होंने सोचा कि हम इस भारत से लूट खसोट करेंगे। पहले क्या सोचा? लूटा। यानी इसका जो आर्थिक इतिहास पढ़ेंगे अंग्रेजों का, वो आगे इस चैप्टर के बाद में शुरू होगा। साम्राज्यवादी नीति हम पढ़ रहे हैं, यानी इसका जो साम्राज्यवादी विस्तार है, साम्राज्य विस्तार किस प्रकार से किया अंग्रेजों ने, ये हम पढ़ रहे हैं। अब यहां पर औरों से भी सहायक संधि की थी उन्होंने। सहायक संधि औरों से कहने का मतलब ये है कि जैसे मराठे थे, मराठों के बाद में सिंधियाओं से की थी, नागपुर के भोसलों से की थी इन्होंने। ये सहायक संधि की है इतने राज्यों में। अब ये क्या काम करेंगे, यानी कि इन्हें ये व्यापार करना चाहते थे। पहले इन्होंने लूटा, उसके बाद में इसमें निवेश किया, भारत में निवेश किया। अब निवेश कौन कर रहा है? बड़े बड़े लोग निवेश कर रहे हैं, अंग्रेज अधिकारी निवेश कर रहे हैं यहां पर। और निवेश के पैसे को ये भारत से निकालना चाहते हैं। अब निवेश के पैसे को भारत से कौन? अंग्रेज निकालना चाहते हैं। ये पृष्ठभूमि है किसकी? व्यापकगत सिद्धांत की। इस कंसेप्चुअल समझिए इस चीज को। और ये यहां पर इसी दौरान डलहौजी के, आपने पढ़ा होगा कि डलहौजी के दौरान, आप बताइए रेलवे का विकास कब हुआ था? रेलवे का भारत में विकास डलहौजी के कार्यकाल में ही हुआ था। अच्छा, डलहौजी का कार्यकाल कितना था? ये आया था 1848 में। और कब तक रहा था? 1856 तक रहा था। ये 1848 से लेकर के 1856 तक इसका कार्यकाल था एज अ गवर्नर जनरल। यानी ये यहां बैठता था। गवर्नर जनरल क्या होता था? मैं पहले भी बता चुका हूं। गवर्नर जनरल, ये प्रेसिडेंसी थी कलकत्ता,
ये मद्रास प्रेसिडेंसी थी यहां पर, और ये थी बंबई प्रेसिडेंसी। यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी तीनों का हेड हुआ करता था, जो गवर्नर जनरल हुआ करता था। अब भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से, यानी अब व्यापार को गति देने के उद्देश्य से इन्होंने रेलवे यहां पर बिछाने का काम किया, यानी रेलवे लाइन बिछाने का काम किया। अब देखो ये यहां से मान के चलो कि सीधे सीधे इस प्रकार से ये रेलवे बिछा रहे हैं। अब रेलवे बिछा रहे हैं तो यहां पर कुछ राज्य जो देसी शक्तियां थीं वो परेशान करेंगी कि नहीं अंग्रेजों को, यानी रेलवे की जो रेखा है वो इस प्रकार से तय हुई है और यहां कोई राज्य आ जाता है तो वो इस प्रकार से तो नहीं लेकर के जाएंगे। और दूसरी बात ये थी कि जो लोगों ने निवेश किया था भारत में जिन लोगों ने निवेश का मतलब होता है, मैं आपको समझा दूं, निवेश का अर्थ होता है कि पैसे लगाना। आप कोई भी व्यापार करते हैं, कोई भी काम करते हैं, पहले उसमें पैसे को लगाते हैं। इसी प्रकार से अंग्रेजों ने पहले चरण में तो अंग्रेजों ने इसे लूटा, डायरेक्टली लूटा। दूसरे चरण में इन्होंने निवेश करके लूटा, यहां से निवेश किया है यहां पर। अब ये रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, इसका पैसा भी तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो डलहौजी के दिमाग में एक फितूर आया, और वो फितूर क्या था, बोला कि अब क्या किया जाए कि ये राज्य, जैसे मराठों के अंतर्गत ये राज्य हुआ करते थे, अब ये समस्या पैदा कर रहा है क्या, किसमें, लाइन बनने में। बोले अब धीमे धीमे करके, कोई सहायक संधि वगैरह नहीं, अब मैं एक नई संधि दूंगा, नया सिद्धांत दूंगा, उसे व्यपगत का सिद्धांत कहते हैं। इसके अंतर्गत होता क्या था, इसके अंतर्गत यह था कि कोई भी राज्य जिसकी कोई संतान नहीं है तो वो सीधे सीधे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। सीधी सीधी बात है, रिपीट कर रहा हूं, कोई भी राज्य का राजा जिसके पास में अपनी संतान नहीं है खुद की, तो उसे क्या कर दिया, गोद लेने का, कोई भी बच्चा एडॉप्ट करने का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा, वो सीधे सीधे ब्रिटिश भारत के अंतर्गत मिल जाएगा। क्यों मिलाना चाहते थे, ताकि रेलवे के विकास में कोई अड़चन ना आए, रेलवे बिछाने में कोई अड़चन ना आए। और क्यों मिलाना चाहते थे, दूसरा रीजन क्या था, दूसरा रीजन ये था कि इनसे पैसे भी तो निकालने थे, जो निवेश इन्होंने किया था, अब देसी राज्य उनके अंडर में आ जाएगा तो वहां से टैक्स वगैरह वसूला करेंगे। ये थी पूरी कंडीशन। अब कंडीशन ये थी तो इसने 3 स्टेप्स में, यानी राज्यों में 3 स्टेप्स लगाए। कौन कौन से 3 स्टेप्स थे वो, पहला देखिए 3 प्रकार के राज्य हुआ करते थे। एक वो 3 प्रकार के राज्य हुआ करते थे भारत में भी उस समय। भारत एक प्रकार से आपसी संघर्ष का उस समय दौर चल रहा था, भारत में आपसी संघर्ष, यानी आपस में बहुत लड़ते थे ये। और ये वाली बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब मराठे और मैसूर जब युद्ध लड़ा करते थे तो कभी किसी को मदद करते थे, कभी किसी की मदद नहीं करते थे। तो ये 3 प्रकार में थे। एक राज्य वो थे जो किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं थे अंग्रेजों से, यानी अंग्रेजी भारत से, यानी कि वो सीधे सीधे न तो, देखो 3 प्रकार के, अब देखो दोबारा समझो इस चीज को। एक तो वो राज्य थे जो डायरेक्ट अंग्रेजों को टैक्स दिया करते थे, एक वो राज्य थे इन देसी रियासतों के, छोटी छोटी रियासतें जो हुआ करती थी, एक तो वो राज्य थे जैसे बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, जो डायरेक्ट टैक्स दिया करते थे। कुछ ऐसे राज्य थे जो मराठों को टैक्स दिया करते थे, निजामों को टैक्स दिया करते थे, और निजाम किसको टैक्स दिया करते थे, अंग्रेजों को। यानी वो इनडायरेक्टली वे में, डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं थे अंग्रेजों से, इनडायरेक्टली वे में जुड़े हुए थे, किससे, अंग्रेजों से। यानी इनडायरेक्टली वे में अंग्रेजों के अधीन थे, डायरेक्टली नहीं थे, प्रत्यक्ष नहीं थे। और एक वो थे जो किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं थे, न तो वो मराठों को टैक्स दे रहे थे, न वो निजामों को टैक्स दे रहे थे, न वो मुगलों को टैक्स दे रहे थे, न मुगलों को टैक्स दे रहे, न मराठों को टैक्स दे रहे, और न निजामों को टैक्स दे रहे। यानी कि वो इनडायरेक्टली वे में वो किसी से जुड़े हुए नहीं है, वो किसी से जुड़े नहीं है। ज्यादातर क्षेत्र वो यहां आते थे, यानी इधर राजस्थान की तरफ अंग्रेजों ने कम हस्तक्षेप किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब होता क्या है कि जो 3 राज्य थे,
इसने शर्त रख दी कि जो देशी राज्य है, जो पूर्ण रूप से देशी राज्य है, पहली श्रेणी प्रथम श्रेणी में, यहां लिख देते हैं कि प्रथम श्रेणी में वह राज्य थे, प्रथम श्रेणी में वह राज्य इसने रखे, किसने? डलहौजी ने वह राज्य रखे जो डायरेक्ट किसी से संबंधित, वह अंग्रेजों से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं थे। उसमें इसने लिखा कि आपकी यदि संतान नहीं है तो आप गोद ले सकते हैं। बोले इनसे, अब डलहौजी समझ गया था, डलहौजी समझ क्या गया था, वो जानता था कि हम डायरेक्ट लड़ नहीं सकते हैं, न तो हमारी मदद करने कौन आएंगे, मराठे आएंगे, न कोई और आएगा। तो उनसे कह दिया गया प्रथम श्रेणी में वो राज्य थे जो पूर्ण रूप से देशी थे, आप गोद ले सकते हैं। दूसरे जो थे द्वितीय श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी में कौन रखा गया? द्वितीय श्रेणी में वो राज्य रखे गए जो मुगलों को, जो मराठों को, निजामों को टैक्स दिया करते थे, जो टैक्स दिया करते थे, यानी अंग्रेजों से जुड़े हुए तो थे, अब मराठे अंग्रेजों को टैक्स दिया करते थे। तो इसमें इन्होंने कहा कि आपके यदि कोई संतान नहीं है, आपके यदि कोई संतान नहीं है तो आप गोद लेंगे या नहीं, इसका निर्णय हम करेंगे, मतलब अंग्रेज करेंगे। ठीक, आप गोद लेंगे, आप गोद ले सकते हैं, लेकिन हमारी परमिशन के बिना आप गोद नहीं ले सकते, यानी पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। तीसरा क्या था? तृतीय श्रेणी के कौन से थे? जो डायरेक्ट अंग्रेजों को टैक्स देते थे, यानी डायरेक्ट ही अंग्रेजों के गुलाम थे हो, उनसे कह दिया गया तुम्हें तो किसी भी कंडीशन में कतई गोद नहीं लेना है, कोई गोद नहीं लेना, यानी सारी की सारी बात जो थी वो गोद लेने पर थी कि आपके यदि कोई बेटा नहीं है तो वो किस में आ जाएंगे, वो अंग्रेजी शासन में मिल जाएंगे पूर्ण रूप से। अब हमारे यहाँ भगवान को, सॉरी, राजा को भगवान माना जाता है। हमारे यहाँ कोई भी राज्य हो, कोई भी देशी रियासत सही, उसको, उसके राजा को क्या माना जाता है? भगवान माना जाता है। अब भगवान माना जाता है तो उसे बहुत उसके प्रति, यानी राजा के प्रति क्या होता है? प्रेम होता है जनता में। अब जनता में प्रेम होगा तो समझिए इस राज्य को अगर कोई हड़पेगा तो जनता आक्रोशित होगी कि नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। इसी आक्रोश, जब ये आक्रोश निकला तो आक्रोश फूटा कब? 1857 की क्रांति में। इसके बाद में 1856 तक तो यही रहा था, और इसके बाद में सीधे सीधे देखिए 1857 में क्रांति हो रही है, यानी मामला अब यहां जनता लड़ेगी, अपने राजाओं के लिए लड़ेगी, संघर्ष करेगी, क्रांति होगी। चलो, क्रांति होगी। सबसे पहले अब प्रश्न जो पीटी के हिसाब से आता है वो ये है कि इनमें सबसे पहले कौन सा राज्य उसने का मतलब डलहौजी ने कौन सा राज्य व्यापकगत सिद्धांत के तहत हड़प लिया था? तो पहला था सतारा। सतारा था, 1848 में आया था, और 1848 में ही इसने वहां पर अपना पासा फेंक दिया। पूछूंगा मैं अभी वीडियो के बाद में पूछूंगा कि कौन सा ऐसा राज्य था जो पहले। अब सतारा है कहां? सतारा यहां पर है, सतारा है, मराठों के अंडर में आते थे सतारा, और सतारा का राजा था अप्पा साहेब, और अप्पा साहेब के कोई संतान नहीं थी, और अप्पा साहेब की मृत्यु हो जाती है। अब ये क्या काम करते हैं कि उसको अंग्रेज सतारा को इसका हड़प नीति का शिकार बना लेते हैं। कब? 1848 में। डेट्स क्लियर? सतारा के बाद में कौन सा राज्य इनका क्रम लगाने के लिए आता है कि बताइए, जैसे कल हमने लगवाया था ना सहायक संधि का क्रम कि सबसे पहले कौन सा राज्य, तो बताइए ना सबसे पहले कौन से राज्य पर सहायक संधि अपनाई गई थी? सोचो, हैदराबाद पर, उसके बाद में मैसूर, फिर तंजौर, मराठे, इस प्रकार से सहायक संधि चलती रही। सतारा के बाद में कौन सा?
सतारा के बाद में आता है यहां पर जैतपुर। ये बात थी 1849 की। सतारा के बाद में जैतपुर। जैतपुर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। यहां लिखते चलेंगे। सतारा कहां पर है? महाराष्ट्र में। और जैतपुर कहां पर है? एमपी में। ठीक, सतारा जैतपुर। इसी के बाद में संभलपुर। संभलपुर कहां पर है? यह है उड़ीसा में। यहां ये क्या है? संभलपुर। ये क्या है? जैतपुर। इसे थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर हो जाए तो। जैतपुर, ये सतारा, जैतपुर, सतारा, जैतपुर, संभलपुर। संभलपुर के बाद में, संभलपुर को कब बनाया गया? 1849 में ही। संभलपुर कहां है? उड़ीसा में। ठीक है, ये याद करते चलिए ना। संभलपुर के बाद में आते हैं ये बाघाट पर 1850 में। बाघाट कहां पर है? बाघाट है हिमाचल प्रदेश में। कहां? हिमाचल प्रदेश में। अब 50 के बाद में 51 ये क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। 51 क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। उसके बाद में आते हैं ये उदयपुर पर। उदयपुर सब पता है, उदयपुर राजस्थान में है। 1852 में, 1852 में उदयपुर। इसके बाद में यहां से, उदयपुर से झांसी, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी। झांसी यूपी में, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। झांसी ये 1852, 1853। इसके बाद में, झांसी के बाद में नागपुर 1854, और सबसे एंड में अवध 1856 में इस पर कब्जा कर लिया गया। कब्जा कर लिया गया। अब प्रश्न ये आता है कि यहां झांसी में जब 1853 में झांसी को डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेप्स के तहत डलहौजी ने इसे हड़प लिया, तो यहां पर एक राज्य है बरार, उसको भी 1853 में हड़प लिया। अब समस्या यह हुई कि अवध और जो बरार था, इन पर तो खुद की संतानें भी थी। बरार और अवध पर खुद की संतानें भी थी, तो फिर क्यों हड़प लिया डलहौजी ने? अरे भाई उसे तो हड़पना है, बहाना कोई भी हो। बहाना यह था, यहां जो बरार यहां पड़ता है, बरार निजामों के अधिकार क्षेत्र में आता है। बरार निजामों के अधिकार क्षेत्र में आता है। और जो निजाम थे उन्होंने सहायक संधि अपनाई थी। देखिए सीधे सीधे कनेक्ट है सहायक संधि से। यदि आपने सहायक संधि नहीं पढ़ी है तो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेप्स को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। जो निजाम थे उनके अधिकार क्षेत्र में आता था बरार, और निजाम क्या नहीं कर पा रहे थे? सहायक संधि के तहत यह शर्त थी कि अपनी सेना का खर्चा कौन देगा? देशी राज्य देगा। और उन्होंने इतना खर्चा किया, इतना उत्पाद मचाया, कहां पर? हैदराबाद में, कि वो उस सहायक संधि के प्रस्ताव के तहत जो पैसा था उस पैसे को दे नहीं पाए। और जब दे नहीं पाए तो उन्होंने बरार को अपने अंडर में, यानी आप कैश नहीं दे रहे हैं तो आप अपना प्लेस दे दीजिए। वो होता है ना, किसी के पास में कर्ज होता है तो वो मतलब डायरेक्ट कैश नहीं दे पा रहा है तो वो अपना घर बेच दे, अपने जेवरात बेच दे, अपना प्लॉट बेच दे, कोई भी हो। तो ठीक उसी प्रकार से निजाम उस सहायक संधि के प्रस्तावों के तहत सेना का खर्चा नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अपना एक प्लेस दे दीजिए, हमें एक जगह दे दीजिए। तो बरार दे दिया। अवध का क्या सीन था? अवध कहां पर है? यहां पर है। अवध को तो पहले से ही परेशान कर रहे हैं। अब अवध पर इन्होंने क्या काम किया? एक कमेटी बैठाई और उस पर कुशासन का आरोप लगा दिया। बोले तुम्हारे राज्य में प्रशासन अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। आपके राज्य में क्या नहीं हो रहा है? प्रशासन अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। और इस पर क्या काम किया? कुशासन का आरोप लगा दिया और इसे भी क्या कर लिया? हड़प लिया। आपने ये सभी चीजें पढ़ी, एक ओवरव्यू आपको मिला कि किस प्रकार से डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेप्स यानी हड़प नीति कर दीजिए, विलय का सिद्धांत कहिए या व्यक्तिगत सिद्धांत कहिए, उसके आधार पर कौन कौन से राज्य आपको
दिए गए। उन्होंने कौन कौन से राज्य हड़प लिए। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, सबसे पहले कौन सा राज्य था? सतारा। कब आया था? 48 में आया था। उसके बाद में, सतारा के बाद में, उत्तर दो, जैतपुर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। जैतपुर के बाद संबलपुर, जैतपुर के बाद संबलपुर के बाद बाघाट हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उदयपुर के बाद झांसी के बाद नागपुर के बाद अवध, आपने पूरा पढ़ा। इसके बाद में अगली वीडियोस में हम मिलेंगे। और देखिए, मैं आपसे कतई ये नहीं कहूंगा कि सब्सक्राइब कर दीजिए या वीडियोस को शेयर कर दीजिए, आपको अच्छा लगेगा। आजकल क्या है कि आप लोग सभी लोग एडवांस हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो आप खुद से बिना सोचे बिना झिझक के सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आप अगली वीडियो में अब आपके साथ में दोबारा से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।